सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में, क्योंकि जो हमारी 10th क्लास की वर्कशीट है वो है वृत्त के ऊपर यानी कि सर्कल के ऊपर डिपेंड है। तो हमें पता होना चाहिए सर्कल आखिरकार होता क्या है। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर्कल तो नॉर्मली एक गोला होता है ना, काफ़ी बच्चों के दिमाग में बात हो रही होगी। नहीं भाई, सर्कल की भी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, स्टडी होती है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ये सर्कल आखिरकार होता क्या और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिक आप लोगों को पता है सर्कल हम कैसे बनाते हैं, तो मैंने नॉर्मली बना दिया। सर्कल हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास प्रकार होता है, मिड पॉइंट रखते हैं हम और फिर हम इसको सर्कल करते हैं, तो ये हमारा इक्वल आता है, बिल्कुल करेक्ट सर्कल बनता है, ठीक है। तो जब वो आप प्रकार से बनाते हैं तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों साइड से जब उसकी क्षेत्रफल नापेंगे ना तो वो इक्वल निकलेगा क्षेत्रफल, बिकॉज क्योंकि हमने एकदम मिड पॉइंट से बनाया है वो, ठीक है बच्चों। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारा सबसे पहला ये जो हमारा मिड पॉइंट आया है जिससे सर्कल हमारा बराबर बैठेगा, ठीक है, जहाँ पर हमने प्रकार का पॉइंट रख के पूरा सर्कल बनाया था, तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है हमारा, लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, वृत्त का केंद्र। क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र, मिड पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र कहलाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड पर, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और पहले दूसरी बात, मैथ्स में तो सबकी नहीं हो, वैसी भी डूबी रहती है, लेकिन अगर आप फोकस करके पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, जहाँ से मान लो मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये मैं पूरा सर्कल का राउंड लेकर के आऊँगी और मैं यहाँ पे आकर के रुक गई, तो ये जो मैंने राउंड लिया है सर्कल का, ये होगा हमारा परिधि। क्या होगा, परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, ये हमारा सर्कल जो बना है ना, इसका जो राउंड लेंगे हम, वो होता है हमारा वृत्त की परिधि। समझ में आ गई बच्चों। और फिर हमारा नेक्स्ट है वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बच्चों, जो हमने वृत्त बनाया और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो हमारा मिड पॉइंट था एक लाइन को उससे मिलाया, ठीक है, एक लाइन को उससे मिलाने के बाद वो जो हमारा मिड पॉइंट आएगा हम उसको ओ नाम देंगे, और जो हमारे ये होगा इसको बोलेंगे हम त्रिज्या। ये हमारा हाफ वाला जो पार्ट होगा ये कहलाएगा त्रिज्या। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारी थी ये त्रिज्या, हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या किसी भी हमारी परिधि का पॉइंट जो होता है, हमारी परिधि जब जाके केंद्र से मिलती है, परिधि जब जाके केंद्र से मिलती है, एक सीधी रेखा इन दोनों को आपस में जब जोड़ती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, हमें #4 हमारा क्या होगा, 4 है, क्या है, वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास क्या होता है, अब ये जो थी ना हमारी त्रिज्या, ये क्या थी, हाफ, लेकिन हमारा जो व्यास होगा वो क्या होगा, अब ये जो हमारा हाफ, ये जो त्रिज्या है हमारी, इसको ये हम पूरी लाइन कर देंगे, यानी कि परिधि, कोई भी परिधि का कहीं से भी आप ले सकते हो एक पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट को जाके जोड़े, मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। कब मिलेंगे, अगर ये मिलते हैं, ठीक है, अगर मिलते हैं वो बात ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि ये जो हमारा केंद्र है इससे गुजरनी चाहिए, केंद्र से गुजरेगी तो ये हमारा व्यास कहलाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है और त्रिज्या को डबल कर दो तो वो हमारा व्यास हो जाता है। तो जैसे मान लो हम इसको बी नाम दे देते हैं और ये त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं, आर, तो ये हो जाएगा हमारा R1 और ये हो जाएगा हमारा R2, ठीक है। तो अब हमें करना है वृत्त की चाप। तो अब है बच्चों हमारा सेकंड, वृत्त का चाप। अब बच्चों चाप क्या होता है, परिधि से लेकर कोई भी कहीं पे एक रेखा खींची जाए, लेकिन वो उसका जो ये वाला एरिया है और इसका एरिया, उसका जो एरिया होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये रेखा डाली और फिर उसके बाद ये जो मैंने रेखा डाली, अब मैं नीचे बना के दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर गंदा सा हो गया, ठीक है। ये जो गोला है यहाँ पर और ये हमारा व्यास, और यहाँ पर मैंने रेखा खींची सीधी, ठीक है, तो ये हमारे मिड पॉइंट से मिली। तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होगा, यानी कि अब हम इसको सी नाम दे देते हैं, तो बी से लेकर के सी तक का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा चाप कहलाएगा,
ठीक है। तो और उसके बाद जो सी से लेके ए तक का एरिया होगा वो भी हमारा चाप कहलाएगा, और ए से लेके बी तक का जो हमारा एरिया होगा वो भी हमारा चाप कहलाएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा वृत्त की जीवा। अब वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त की जीवा मतलब कि ये जो हमारा वृत्त है इसके अंदर कहीं पर भी ये जो परिधि है हमारी, ये परिधि है, इसको जोड़ने वाली रेखा को हम जीवा बोलते हैं। तो जैसे कि हमारी परिधि यहाँ मैंने लिया ये पॉइंट, और यहाँ लेकर के मैंने इसके अंदर ऐसे एक रेखा डाल दी, तो इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा, यानी कि परिधि से परिधि को जोड़ा। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ, यहाँ पे हमने बी दे रखा था तो हम इसको बी दे देते हैं नाम, और यहाँ पर इसको हम दे देते हैं एक्स। तो जब इसने बी को, तो एक वृत्त में कितनी भी जीवा हम खींच सकते हैं, एक वृत्त में हमें कितनी भी जीवा हम खींची जा सकती हैं, बस वो परिधि के पॉइंट को आपस में मिला रही हूँ। ओके, तो ये एक हमारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। तो आप लोग कह सकते हैं कि एक वृत्त में सबसे जो बड़ी कौन सी रेखा होती है? व्यास, ठीक है, व्यास को आप कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है, यानी कि सर्कल है, ठीक है, ये हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया, और हम इसको वही नाम दे देते हैं पहले आर, और ये है हमारा ए, ठीक है। तो मान लीजिए ये जब हमें दिया गया है तो बोला जा रहा है हमसे कि आपको क्या करना है। अगर आपसे बोला जाए वृत्त की परिधि, अब बोला जा रहा है आपसे वृत्त की परिधि निकालो, तो वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे आप? वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा? 2 पाई आर, ये है हमारा वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला। परिधि क्या होती है हमारी? ये, और जब हमें इसकी वृत्त की परिधि निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? 2 पाई आर। अब बच्चों पाई जो है, यानी कि ये जो है इसकी एक मान होता है इसका 22/7, ठीक है बच्चों। इसका क्या मान होता है पाई का? 22/7। कुछ भी सिचुएशन हो इसका मान 22/7 ही होता है। लेकिन अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका मान आगे निकल आएगा 3.14। मान तो और भी लंबा होता है, लेकिन हमें यहीं तक 2 डिजिट से आगे नहीं जाना। तो या तो 22/7 या फिर 3.14 जब भी होगा आपको जहाँ दिखे तो वो होगी हमारी पाई की संख्या, और पाई की संख्या आपको ध्यान रखें क्या होती है? 22/7, ठीक है। और अगर आपसे बच्चों बोला जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल, अगर आपसे बोला जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है वृत्त का, तो आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको आर दिया हुआ है तो आप पाई उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया है तो आप आर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर अब जैसे कि अगर आपसे ये है हमारा अर्धगोला, ठीक है, तो आपसे बोला जाए जैसे कि ये हमारा अर्धगोले का एरिया हो गया, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए कि आपको क्या निकालना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आप उसका क्या करेंगे? किसी भी नंबर को हाफ करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? उसके 2 टुकड़े कर दो, यानी कि उसे 2 नंबर्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे कि 4 है तो हम उसको 2 में कर देते हैं, हाफ हो जाता है वो हमारा। तो ऐसे ही हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और अब हमें इसका हाफ निकालना तो हम करेंगे पाई आर स्क्वायर और बटे में 2 लगा देंगे, ठीक है। तो जब ये कट जाएगा ये हो जाएगा हमारा इसका हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ की वर्कशीट, और वर्कशीट नंबर है हमारा 6। जैसे कि हमारी वर्कशीट का टॉपिक क्या है? वृत्त, संबंधित पद और परिमेय। तो मैं आप लोगों को वृत्त समझा चुकी हूँ पूरा क्या होता है, ठीक है। वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थित
बिंदु से एक स्थित दूरी तक स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। स्थित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थित दूरी को वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड कहलाते हैं। अब बच्चों ये तो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ सब कुछ, ये वही लिखा जो मैंने अभी आपको समझाया। तो चाप क्या होती है? जीवा। ठीक है, चाप मैंने आपको बता दिया क्या होती है। चाप दो वृत्त पर दो बिंदु के बीच के भाग को चाप कहते हैं। ठीक है, जीवा वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त कहलाती है, जीवा कहलाती है। चित्र में ए बी एक जीवा है। ठीक है, ए बी ये जो है हमारी ये जीवा है। तो नीचे आ जाते केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है बच्चों, चित्रखंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। अब बच्चों ये तो मैं अभी आपको सब कुछ बता चुकी हूँ ना। वृत्तखंड जीवा और चाप के मध्य से क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। नीचे आ जाते हैं, वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। विलोम यदि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवा। अब बच्चों ये सारा ना यही है आप लोगों का। ठीक है, तो ये हमारा नीचे आ जाते हैं, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये अभी समझा चुकी हूँ, दोबारा समझाऊंगी तो बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आ जाते हैं नीचे। पहला क्वेश्चन है हमारा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश होती है। क्या होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश? सब आप लोग बताओ, मैंने अभी आप लोगों को समझाया है ना, क्या कौन सी सबसे बड़ी जीवा कहलाती है? जल्दी से बताओ फटाफट। यस एब्सोल्युटली राइट, फटाफट से बता दो। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में ही बता दो। वेरी गुड। तो क्या होता है हमारी सबसे बड़ी त्रिज्या सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है हमारी? व्यास। क्या होती है? व्यास। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है हमारा व्यास। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा और चाप के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। वृत्तखंड बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम वृत्तखंड। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, त्रिज्याखंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और डैश के मध्य का क्षेत्र है। किसके मध्य का क्षेत्र है बताओ? ये है हमारा चाप का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने पढ़कर आए थे, ये लिखा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा चाप। ठीक है, अब आ जाते हैं 4 पर। दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है जो AB बराबर AC, तो एंगल ABC आपको उसका मान निकालना है। तो एंगल ABC का मान निकालना है, ये तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं। एंगल 2 बराबर 90 डिग्री अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण ये हमारा है। तो AB बराबर AC, ये AB बराबर AC कैसे? ये हमें पता है क्योंकि हमें ये दिया है। एंगल B बराबर एंगल 1 कैसे? ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नीचे आपको क्या लिखना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एंगल के कोणों का योग 180 होता है। यानी कि हमारे ट्रायंगल के जो हम बनाते हैं अपना त्रिकोण उसका सारे एंगल का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, 90 प्लस एक्स बराबर 180 और 2x बराबर हमारा 180 हो जाएगा। इसमें से हम 90 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 बराबर 90/2। तो अब 90 और 2 कट जाएगा हमारा, तो ये कटने के बाद हमारा इसका 45 आंसर आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABC का, तो ये हमारा हो जाएगा 45। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि सर्वांग समता वृत्त की जीवा AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? AB बराबर CD, हमारा AB बराबर CD। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 पर। AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवा हैं जिसमें एंगल AOB बराबर 80, तो एंगल COD, यानी कि इसे हमें सर्वांग समसिद्ध करना है। तो सर्वांग समसिद्ध बहुत इजी वे में हो सकता है, हम कर देते हैं। चलिए, तो पहले हम ले लेंगे एंगल AOB, पहले ये हम बना लेते हैं इस टाइप से, और फिर हम एंगल AOB, फिर उसके बाद एंगल COD। ठीक है, ये 2 लेंगे, इनको हमें सर्वांग समसिद्ध करना है। तो एंगल AB बराबर CD दिया है हमें। ठीक है, एंगल हमारा OA बराबर OD, ये क्या है? हमारी त्रिज्या। ठीक है, और एंगल
और हमारी ओ बी बराबर ओ सी, ये क्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है। तो ये क्या हो जाएगा, एस एस एस, यानी कि साइड वाले रूल से, साइड वाले रूल से क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा एंगल ए ओ बी सर्वांग सम है एंगल सी ओ डी के, ठीक है। तो ये हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है। नीचे आ जाता है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, यानी कि सी पी सी टी से ये सिद्ध हो जाएगा हमारा, बराबर ए ओ बी बराबर 80 है, और एंगल ये हमारा सी ओ डी जो आ जाएगा वो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 80। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। मैंने आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझा दी है, और फिर आपसे बताना चाह रही हूँ, जो भी आप वर्कशीट करें पहले उसका टॉपिक को क्लियर करें, समझें, फिर उसके बाद देन अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड मे बी श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।